बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। हमारे कोर्स का नाम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है और हमारा कोर्स अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक वो पार्ट जो कि हमने अपनी क्लासेस के अंदर कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर कुछ लेक्चर्स लिए थे। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट फेज़ में अपनी यही कोर्स ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर लेके आ रहे हैं और इसमें हम जहाँ पे रुके थे वहाँ से ही आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 से आगे। इससे पहले अगर मैं आपके लिए समराइज़ करूं तो हमने सबसे पहले कंप्यूटर को डिफ़ाइन किया था, उसकी हिस्ट्री को देखा था और उसके बाद हमने कंप्यूटर की जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है या आर्किटेक्चर है उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये समझने की कोशिश की कि कंप्यूटर इंटरनली वर्क कैसे करता है और उसके लिए हमने सबसे पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज डिस्कस की, जिसमें हमने कहा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर काम करता है और हमने फिर डिफरेंट जो नंबर सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस किया था। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने कंप्यूटर कोड्स को समझने की कोशिश की थी कि कंप्यूटर कोड्स का रोल क्या है अब हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। इसके बाद हमने कंप्यूटर अरिथमेटिक को डिस्कस किया था और अब हम चैप्टर नंबर 7 से आगे आएंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरफ। और जो कंप्यूटर को हमने पहले डिफ़ाइन भी किया था कि कंप्यूटर दो चीज़ों के मिल के बनता है, एक कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है और एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ से आगे हमारी डिस्कशन पहले हम हार्डवेयर के ऊपर करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो चार चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें बेसिकली एक उसका देखा जाए तो सीपीयू होता है, एक मेमोरी होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो इन चार चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर का हार्डवेयर बनता है। हम चैप्टर नंबर 7 हमारा जो है इसमें हम सबसे पहले प्रोसेसर जो है देखेंगे, प्रोसेसर क्या होता है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम मेमोरी को डिफ़ाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 7 है इसी में हम मेमोरी को डिफ़ाइन करने के बाद मेमोरी की जो दो टाइप्स हैं, जिसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को अगर हम समराइज़ करें या इसकी आउटलाइन देखें तो उसमें हम क्या कुछ सीखेंगे। सबसे पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेसर देखेंगे, उसके बाद हम मेमोरी स्ट्रक्चर और प्रोसेसर का जो आपस में रिलेशन है उसको समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोसेसर की स्पीड क्या होती है और आजकल जो प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। और फिर हम मेमोरी के ऊपर आएंगे और मेमोरी कैपेसिटी क्या होती है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और मेमोरी की जो टाइप्स आजकल अवेलेबल हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिर आगे इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेसर की जो डिफरेंट टर्म्स हैं या मेमोरी की जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें अगर देखा जाए स्लाइड में जो इसके साथ साथ एक चीज़ का स्टूडेंट्स आपने ख्याल रखना है कि ये मैं आपको स्लाइड्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी बुक की, और इन स्लाइड्स को समझने के लिए मेरी लेक्चर को सुनने के साथ साथ आप लाजमी इन ही टॉपिक्स को के लिए बुक को इस्तेमाल करें और बुक्स को डिटेल से स्टडी करें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बेसिक प्रोसेसर एंड मेमोरी आर्किटेक्चर है, एक फिगर आपको नज़र आ रही है जिसमें प्रोसेसर और मेमोरी को आपके सामने ड्रा किया गया है। अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये जो आपका येलो कलर का जो बॉक्स है ये कम्प्लीटली इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ये आपका सीपीयू है और इससे बाहर यहाँ से बाहर जो है आपकी मेमोरी है। अगर मेमोरी को देखा जाए तो मेमोरी की साइड पे आपको यहाँ पे कैशे मेमोरी नज़र आ रही है और यहाँ पे आपकी मेन मेमोरी है, यहाँ पे रोम है, पी रोम है और आपकी फ्लैश, डिफरेंट टाइप की जो प्राइमरी मेमोरीज़ हैं ये सारी की सारा सेक्शन जो है ये प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड है। और यहाँ पे ये जो आपका प्रोसेसर है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। पहले तो हम प्रोसेसर को समझने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट जो है हम इसके बाद मेमोरी की तरफ जाएंगे इस चैप्टर में। तो अगर प्रोसेसर और मेमोरी का रिलेशनशिप देखा जाए तो आपको पता है कि डेटा जो है वो एक्चुअली आपकी मेन मेमोरी में पड़ा होता है और मेन मेमोरी से डेटा जो है वो प्रोसेसर के पास आता है और प्रोसेसर का काम होता है डेटा को एग्जीक्यूट करना, आपकी मेमोरी का काम होता है डेटा को स्टोर करना। तो डेटा जो मेमोरी में पड़ा हुआ होता है जब उसकी एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है, उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है, तो प्रोसेसर उस डेटा को उठाता है और अपने पास लेके आता है और फिर उसको सबसे पहले वो एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूशन के लिए इसके पास कुछ दो बड़े पार्ट्स होते हैं प्रोसेसर के अंदर। एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगर कंट्रोल यूनिट की बात की जाए तो कंट्रोल यूनिट जो है फर्दर कुछ सेट ऑफ रजिस्टर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें एक डिकोडर रजिस्टर होता है,
प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर होता है, इसको हम पीसीबी कहते हैं। एक आईआर रजिस्टर होता है जिसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहा जाता है। एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है जिसको एमएआर भी कहते हैं। एक मेमोरी बफर रजिस्टर होता है जिसको एमबीआर भी कहते हैं। और कुछ इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स होते हैं और कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। इस साइड पे अगर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को देखा जाए तो ये भी कुछ सेट ऑफ रजिस्टर से ही मिलके बना होता है। और इसके इंटरनल सर्किट जो होता है, नाम से ही ज़ाहिर है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम होता है। जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इसके साथ लॉजिकल ऑपरेशन जिसमें आप एंड, आर और नॉट की बात करते हैं, इन सब को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका या प्रोसेस करने के लिए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यूज़ होता है। तो सबसे पहले डेटा आपका मेन मेमोरी में पड़ा हुआ होता है। मेन मेमोरी फर्दर जो है अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया भी था कि मेन मेमोरी को आप समझेंगे ये एक किस्म का ब्लॉक है या ये एक कैपेसिटी है या एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। अब जिस डेटा को एग्जीक्यूट करना है उसको प्रोसेसर उठाएगा। डेटा जो होता है वो एक स्पेसिफिक फार्म में होता है। आगे जाके हम ये भी देखेंगे डेटा की कौन कौन सी फार्म्स हैं, बट फ़िलहाल आप यही ज़हन में सोचें कि डेटा एक स्पेसिफिक फार्म में होता है और डेटा को सबसे पहले जब प्रोसेसर उठाता है तो उसको डी कोड करता है। डी कोड से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी, तो a भी एक वेरिएबल है, b भी आपका कोई वेरिएबल है। जो इसमें प्लस का साइन है, जो इसमें प्लस है उसको हम ये कहते हैं कि आपका जो प्लस है वो फॉर एग्जांपल जो आपका प्लस है अगर फॉर एग्जांपल ये a है और एक तो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, a है और यहाँ पे प्लस b है आपका, तो ये जो आपका a है इस a को हम कहते हैं कि ये एक वेरिएबल है, b भी एक वेरिएबल है, और प्लस जो है ये आपका कोई ऑपरेटर है। इसको नॉर्मली हम कहते हैं कि ये एक इंस्ट्रक्शन है। a भी कोई डेटा है, ये फॉर एग्जांपल a में 4 पड़ा हुआ है, b में 6 पड़ा हुआ है, तो प्लस जो है ये आपका एक ऑपरेशन है, तो 4 और 6 मिलके हो जाएंगे 10। तो सबसे पहले ये a और b और प्लस ये तीनों चीज़ें जो पड़ी हुई होंगी ये आपकी मेमोरी में पड़ी हुई होंगी, और इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी से जब हम उठा के इसको प्रोसेसर में लेके आएंगे तो सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा। डिकोड से मुराद ये है कि ये देखा जाएगा कि इस वेरिएबल्स में क्या पड़ा हुआ है, और प्लस जो है प्लस को परफॉर्म करने की लॉजिक क्या है। तो प्लस को परफॉर्म करने की लॉजिक अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट में पड़ी होती है। अब ALU जो है वो कॉल होगा और A प्लस B जो है वो परफॉर्म होगा। तो डिकोडर इंस्ट्रक्शन का काम होता है कि जो इंस्ट्रक्शन या डेटा यहाँ से उठा के आप लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले वो उसको डिकोड करता है, यानी कि उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड होती है प्रोसेसर के लिए। उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर का काम ये होता है कि इसके बाद A प्लस B के बाद फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है C प्लस D, तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या डेटा जिस जगह पे पड़ा हुआ है मेमोरी में जिस जगह पे पड़ा हुआ होता है तो उसका जो एड्रेस है वो आपके प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर में होता है। प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर में जो अभी आने वाले जिस डेटा की बारी है उसका एड्रेस पड़ा हुआ होता है। नॉर्मली अगर मेमोरी को आप समझने की कोशिश करें तो आपकी जो मेमोरी है जिसको आप रैम कहते हैं या हार्ड डिस्क कहते हैं वो एक्चुअली इस फॉर्म में होती है, जिसको हम एक बहुत बड़ा ब्लॉक ऑफ मेमोरी कहते हैं। वो फर्दर जो है ऐसे स्मॉलर आपकी यूनिट स्मॉलर साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी मेमोरी थी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये 1 MB की मेमोरी है, तो आपको पता है 1 MB होता है 1024 बाइट होते हैं। तो हमने कहा था कि 1 MB में 1024 बाइट होते हैं और 1024 MB मिलके बल्कि हमने ये कहा था कि 1024 बाइट मिलके 1 KB बनाती है और 1024 KB मिलके 1 MB बनाती है। तो फॉर एग्जांपल ये मेमोरी जो है 1024 KB जो है ये मिलके आपका 1 MB हो गया। तो ये आपकी फॉर एग्जांपल एक मेमोरी है आपके सामने। आप ये सोचें कि ये जो यहाँ पे ये जो मैंने अभी ड्रा की है ये फॉर एग्जांपल आपकी रैम है और इसका साइज़ 1 MB है। तो हम ये कहते हैं कि इसका हर एक खाना जो है ये आपका 1 KB का है, 1 KB का है। तो 1 KB होती है आपकी, 1 KB में आपके 1024 बाइट आते हैं। 1024 बाइट मिलके 1 KB बनाते हैं, फिर 1024 KB मिलके 1 MB बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये खाना जो है ये 1024 बाइट का है, ये भी 1024 बाइट का है, ये भी 1024 बाइट का है, ये भी 1024 बाइट का है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये वैसे खानों का साइज़ जो है ये भी हम देखेंगे कि कितने कितने साइज़ का हम एक खाना रख सकते हैं।
तो हर एक खाने में आपका डेटा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, इस खाने में प्लस पड़ा हुआ है, इस खाने में बी पड़ा हुआ है। तो ऐसे हर एक खाने में कोई ना कोई डेटा होता है या इंस्ट्रक्शन होती है, इसको हम डेटा कहते हैं। ए और बी जो है ये डेटा है, प्लस जो है ये इनके ऊपर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है। ए प्लस बी जो एक्सप्रेशन है इसमें ए डेटा है और बी भी डेटा है, और प्लस जो है ये आपकी इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे हर एक जो खाना है इसका अपना एक ख़ास एड्रेस होता है, जैसे 1 2 3 4। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले ए, यह मेमोरी है, मेमोरी से डेटा जो है सबसे पहले उठ के प्रोसेसर में आएगा, तो सबसे पहले ए आएगा, इसके बाद फिर बी, फिर प्लस आएगा, फिर बी आएगा। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन अगर आपने एग्जीक्यूट करनी है तो यहाँ से पहले खाना नंबर 1 जो है यहाँ से उठ के आपका ए आएगा, फिर दूसरे से उठ के बी आएगा, फिर तीसरे से उठ के, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है आपका डेटा यहाँ पे आता रहेगा। तो इसलिए जो प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर होता है इसमें आपका वो एड्रेस होता है जो जिसकी बारी नेक्स्ट होती है। सबसे पहले ए आया तो पीसी में अभी 2 होगा क्योंकि इसके बाद प्लस आना है, फिर पीसी में 3 होगा क्योंकि उसके बाद बी आना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है ये भी एक छोटी सी मेमोरी होती है। इसमें इस वक्त हम ये कहते हैं कि इसमें जो आपकी इंस्ट्रक्शन उठ के आई है, जैसे कि ए प्लस बी में देखा जाए तो इंस्ट्रक्शन प्लस थी, तो प्लस जो है वो आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होती है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आपका जो अभी इंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे कि ए उठा है या बी उठा है या प्लस आई है, तो ये जो है आपका जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है इसमें जहाँ से अभी आप जिस खाने से डेटा को उठा के लेके आ रहे हैं उसका एड्रेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ए आया है तो ए का एड्रेस जो है वो यहाँ पे होगा। ऐसे ही मेमोरी बफर रजिस्टर में आपका जो डेटा आया है, एक इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन जो है फॉर एग्जांपल वो प्लस थी तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगी। जो डेटा है फॉर एग्जांपल वो ए है या बी है तो मेमोरी बफर रजिस्टर भी एक छोटा सा बफर एक मेमोरी होती है, उसमें ए आ जाएगा। ऐसे इनपुट आउटपुट रजिस्टर जो हैं ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये आपका जो कंट्रोल यूनिट है ये कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है, और हर एक रजिस्टर असल में एक छोटी सी फास्ट किस्म की मेमोरी होती है, और उस मेमोरी में या आपका डेटा होगा या कोई इंस्ट्रक्शन होगी या कोई एड्रेस होगा या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मैंने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का आपको वर्किंग भी यहाँ पे बता दी है। तो हम ये कह रहे थे कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको आप सीपीयू कहते हैं, इसका काम होता है डेटा को एग्जीक्यूट करना, और डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए ये सीयू और एएलयू दोनों का इस्तेमाल करता है। सीयू के अंदर डेटा आता है और एएलयू जो है ये उन रजिस्टर्स के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एडिशन या फिर आप ये कहें कि जो लॉजिकल और आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम होता है परफॉर्म करना। और कंट्रोल यूनिट आपका जो होता है ये आपकी ओवरऑल हम ये भी कहते हैं कि ये आपके सीपीयू का ब्रेन होता है, और ये सारी की सारी जो आपकी ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है डेटा की वो इन रजिस्टर्स की मदद से इसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है जिसको आप सीपीयू कहते हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, और एक कंट्रोल यूनिट है, एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। और मैंने अभी आपको कंट्रोल यूनिट एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बता दिया है, इसके साथ साथ आप बुक से भी देखें। तो इस साइड पे आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से डेटा जो है वो मेमोरी में जाता है, मेमोरी से डेटा जो है वो इनपुट डिवाइसेस की मदद से डेटा मेमोरी में जाता है, मेमोरी से डेटा उठ के प्रोसेसर के पास आता है, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करके दोबारा मेमोरी को भेजता है, मेमोरी से डेटा जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइस के पास आता है, और आउटपुट डिवाइस से आपको जो रिज़ल्ट हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। तो यहाँ से आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और आप लोगों के लिए इसको डाउनलोड करना थोड़ा सा इशू होगा। थैंक यू।